बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं इटली के डिक्रेटो फ्लूसी वीज़ाज़ के ऊपर। ये स्कीम अक्टूबर 2020 में इटली की गवर्नमेंट ने निकाली थी और अभी तक इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इटली जो है वो वीज़े इशू करता रहता है। और इस स्कीम के तहत अभी तक, पहले मैं ये बात वाज़ह करता चलूँ कि इस स्कीम के तहत अभी तक किसी भी किस्म का कोई वीज़ा इशू नहीं हुआ, कोई भी नौलाउस्ता इशू नहीं किया इटली की गवर्नमेंट ने। तो आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि इटली का ये वीज़े जो हैं वो निकलने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मैंने एम्बेसी से, जो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है, वहाँ से भी पता करवाया है। तो ये जो इशू होने वाले हैं वीज़े, लेकिन अभी तक इशू नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्द इशू होने वाले हैं। और इसका इशू होने के बाद जो प्रोसीजर है, जो कि जिस बंदे का भी नौलाउस्ता निकलता है उसने वो प्रोसीजर अडोप्ट करना है। वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको उसका मुकम्मल जो है बायोडाटा दिखाऊंगा, जो कि मैंने इटली की एम्बेसी से, इस्लामाबाद से वो उसका पूरा वोचर जो है वो मंगवाया है। और उसकी जो मुकम्मल रिक्वायरमेंट है, अगर अभी तक ये वीज़ा नहीं निकले, मैं दोबारा से वाज़ा कर दूं, लेकिन जब भी ये वीज़ा निकलेंगे तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसकी पाकिस्तान में जो फ़ाइल तैयार होनी है या किसी भी मुल्क में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उसकी जो फ़ाइल तैयार होनी है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सारी पूरी करनी लाजमी हैं, वो सब मैंने इटली की एम्बेसी से उसके जो भी उसका था पम्फलेट, उसका वोचर, उसकी डिटेल वो सारी मंगवाई है मैंने, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी शो करूँगा। तो उस पर आज हम बात करेंगे कि जब ये नौलाउस्ता जारी हो जाएंगे उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रोसीजर के तहत आपने वीज़ा अप्लाई करना है ताकि आपको वीज़ा जारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूवर्स, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन पे आपने अपना नौलाउस्ता निकलने के बाद अमल करना है। इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे आप। जब आपका नौलाउस्ता निकल जाएगा उसके बाद इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है और फ़ाइल तैयार करने के बाद जो है एम्बेसी में सबमिट करवानी है। इसमें सबसे पहले जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 पे आ जाएं। उसमें ये कहता है कि लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली एंड कम्प्लीटली फिल्ड इन एंड साइंड, द फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द इटालियन एम्बेसी। ये इसके पहले पॉइंट में कह रहा है कि लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपने फ़िलअप करना है, साइन करने हैं उसके ऊपर, और उसे इटालियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे आ जाएं। उसमें वो कह रहा है कि साइन पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ एट लीस्ट 16 मंथ्स एंड कॉपी ऑफ द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द पासपोर्ट। जी व्यूवर्स, इसमें वो कह रहा है कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 16 माह तक होनी चाहिए, और उसकी 2 कॉपीज़ जो हैं पेजेस की वो भी आपने खाली देनी है। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आ जाएं। उसमें वो कह रहा है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, फ्रंट शॉट, नो हेड कवरिंग विद वाइट बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू द ICAO स्टैंडर्ड्स। इसमें वो नंबर 3 पॉइंट में कह रहा है कि आपने अपने पासपोर्ट साइज़ की 2 तस्वीरें देनी हैं जिसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए और आपका मुकम्मल जो चेहरा है वो नज़र आना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 में कह रहा है नौलाउस्ता आल्सो सॉफ्ट कॉपी एंड वीज़ा फ़ी, यानी कि जो नौलाउस्ता जारी हुआ है आपको उसकी जो एक फ़ोटोकॉपी है वो भी आपने लगानी है, उसके साथ साथ वीज़ा फ़ीस भी पे करके उसकी भी डिटेल्स देनी है। इसमें नंबर 5 में वो कह रहा है रीडेबल कॉपी ऑफ अ वैलिड रेसिडेंस परमिट इन इटली। जहाँ पे भी आप इटली में रहने जा रहे हैं उसका जो रेसिडेंट परमिट है आपके पास वो भी आपने साथ लगाना है। जो भी बंदा आपको बुला रहा है, आपका एम्प्लॉयर है, वो ये आपको प्रोवाइड करेगा।
इसके बाद कह रहा है इट हैज़ एक्सपायर्ड और अबाउट टू एक्सपायर प्रूफ ऑफ हैविंग आस्क्ड द रिन्यूअल। वो कह रहा है कि अगर आपका जो रेजिडेंट परमिट है जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा उसमें अगर तो वो एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब है तो फिर आपको उसका रिन्यूअल के लिए आपके एम्प्लॉयर ने उसे अप्लाई किया हुआ है, इस चीज़ का प्रूफ भी साथ देना है। आईडी कार्ड की डॉक्यूमेंट भी साथ देनी है जो कि पाकिस्तान में नादरा इशू करता है आईडी कार्ड, और उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ देनी है। इसमें नंबर 7 में अब आ जाए, उसमें वो कह रहा है अ कंप्लीट सेट ऑफ कॉपीज़ ऑफ लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कंप्लीट इसके जो मुकम्मल कॉपी है, ये जो आगे इंस्ट्रक्शंस बताएगा उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं उनका मुकम्मल सेट बना के आपने साथ देना है, जिस पे वो आगे बता रहा है। पेरेंट्स इनवाइटेड बाय चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चे अपने वालिदैन को बुला रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस उनके मतलब हैं, इसलिए आपने 8 से लेके 12 तक छोड़ देना है, इससे आपका कोई तल्लक नहीं है। डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम के तहत ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ नहीं होंगी। उसके बाद आ जाता है स्पाउस, अगर आप का कोई हस्बैंड है या वाइफ है वो आपको इटली बुला रही है तो वो इंस्ट्रक्शन उनके लिए हैं, ये भी आपने छोड़ देनी है। तो आगे अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जी व्यूवर्स। इसमें नेक्स्ट पेज पे वो कह रहा है चिल्ड्रन, अगर कोई पेरेंट्स मौजूद हैं इटली में और वो अपने बच्चों को वहाँ पे बुला रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस भी आपने छोड़ देनी है, इससे भी आपका डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम के तहत अगर आपने अप्लाई किया है तो इससे आपका कोई तल्लक नहीं है। तो अब आ जाते हैं रिलेटिव ऑफ इटालियन यूरोपियन सिटीज़न, ये आपके लिए है। इसमें जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसकी डिटेल्स मौजूद हैं, तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले 23 पे आ जाएं। डिक्लेरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी ड्यूली फील्ड एंड साइंड बाय इनवाइटिंग पर्सन, जो भी बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसकी एक डिक्लेरेशन चाहिए होगी, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसकी डिक्लेरेशन आपको चाहिए होगी जिस पे उसके साइन और थंब इम्प्रेशन मौजूद होना चाहिए। उसके बाद 24 पे आ जाते हैं। 24 में वो कह रहा है कॉपी ऑफ यूरोपियन पासपोर्ट ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आपको बुला रहा है उसकी जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है इटालियन पासपोर्ट की, या अगर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उस पर उसका वीज़ा मौजूद है इटली का, तो उसकी जो भी फ़ोटोकॉपी होगी वो भी आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद 25 में आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट ऑफ इनवाइटिंग पर्सन फ्रॉम कंसर्न म्यूनसिपैलिटी इन इटली। ये इटली में जैसे कि हमारे पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल मौजूद होती है, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है और वहाँ से जो भी बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसकी जो रहाइश है उसकी तमाम डिटेल होनी चाहिए, जिसे कि इटली की जो म्यूनसिपैलिटी है वो कंफर्म करे। 26 में वो कह रहा है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकांट, जो भी बंदा आपको वहाँ पे बुला रहा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ लगेगा। उसके बाद वो कह रहा है ऑल दी डॉक्यूमेंट इशू बाय नादरा शुड बी लीगलाइज्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपको नादरा जो कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जो कि आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह जिसके थ्रू जारी होते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको जारी करेगा वो कानूनी तौर पे लीगलाइज्ड होने चाहिए, जिसमें वो सबसे पहले कहता है एन एप्लीकेशन विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। ये जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। दी एम्बेसी रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर एम्बेसी आपके दिए गए डॉक्यूमेंट से मिसाल के तौर पे मुतमिन नहीं होती तो वो आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर कर सकती है। एनी फोर्ज फेक डॉक्यूमेंट विल बी रिपोर्टेड टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, अगर आप कोई जाली डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं अपनी फ़ाइल के
तो वो उसकी वजह से एक तो आपका वीज़ा तो रिजेक्ट होगा ही, लेकिन वो उसके साथ साथ जिस भी अथॉरिटी का आपने मिसाल के तौर पे अगर नादरा का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा लगाया हुआ है जो कि फ़ेक होगा, तो उसमें वो नादरा को रिपोर्ट करेंगे कि इस बंदा ये वाला बंदा इस तरह से फ़ेक डॉक्यूमेंट दे रहा है, जिस पे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उसके बाद आ जाता है इट इज़ रिक्वायर्ड अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन ब्लॉक लेटर्स एंड एटलीस्ट 2 वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर्स प्लस अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन इटली। इसमें वो कह रहा है कि आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि बड़े हिस्सों में हो, और उसके साथ साथ आपके 2 कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, फ़ोन नंबर होने चाहिए, मोबाइल नंबर। उसके साथ साथ जो बंदा आपको एम्प्लॉयर आपका इनवाइट कर रहा है इटली में, उसका फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में कह रहा है द एप्लीकेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द ओरिजिनल लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट। जो भी ओरिजिनल लीगलाइज डॉक्यूमेंट आप देंगे, कानूनी दस्तावेज़ आप फराहम करेंगे एम्बेसी को, उसका एक सेट जो है फ़ोटोकॉपी का, वो भी आपने लाजमी साथ फराहम करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। वहाँ पे वो कह रहा है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जो निकाहनामा है वो लाजमी होना चाहिए, और उसमें निकाहनामे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि उसके तमाम कॉलम जो हैं वो प्रॉपरली फिल्ड होने चाहिए। उसके बाद उस कह रहा है कि कॉलम नंबर 3 and 6 एज ऑफ द स्पाउस शुड बी रिटन इन फॉर्मेट डे मंथ ईयर। इसमें वो कह रहा है कि जो कॉलम नंबर 3 और 6 है, जिसमें कि हस्बैंड एंड वाइफ की एज होती है, वो दिन, महीने और साल के मुताबिक लिखी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि कॉलम नंबर 21 मस्ट बी फिल्ड इन विद करेक्ट आंसर। उसके बाद वो कह रहा है कि जो कॉलम नंबर 21 है मैरिज सर्टिफिकेट का, वो भी लाजमी फिलअप होना चाहिए। इफ़ एनी करेक्शन इज़ नीडिड इट शुड बी डन बाय यूनियन काउंसिल ऑफिशियल with his stamp, signature, date of correction, टेलीफोन नंबर एंड CNIC नंबर। अगर वो कह रहा है कि इसमें अगर किसी किस्म की कोई करेक्शन की ज़रूरत हो तो वो आप मुतल्लिका अपनी यूनियन काउंसिल से करवा सकते हैं, जिसके पास ये अथॉरिटी होती है, उसके सेक्रेटरी के पास। वो अगर अपनी स्टैम्प सिग्नेचर लगा के अपना ID कार्ड नंबर लिख के, टेलीफोन नंबर लिख के, अगर वो उसमें करेक्शन कर देता है, अगर कोई रिक्वायर्ड होती है तो एम्बेसी उसे कबूल कर लेगी। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 पे, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा। उसके बाद आपने अपने निकाहनामे के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा इशू करता है वो भी नादरा से लेना है। उसके बाद FRC भी आपने नादरा से लेना है। FRC होता है जिसमें पूरी फैमिली की डिटेल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अटेंशन डिवोर्स इफ द स्टेटस ऑफ द स्पाउस is divorce, the applicant must provide divorce registration certificate, NADRA and divorce effective certificate duly signed by issuing authority। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप की ये दूसरी शादी है तो पहली शादी का अगर आपने डाइवोर्स होगी है तो उसका जो डाइवोर्स सर्टिफिकेट है वो भी कंसर्न अथॉरिटी से आपने लेके वो भी साथ लगाना है उसमें। उसके बाद आ जाता है अगर विडो के मतलब कि अगर कोई बेवा है तो उसने भी अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाना है। उसके बाद आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ डॉक्यूमेंट में जो भी आपका मुतलका बर्थ सर्टिफिकेट जारी करती है यूनियन काउंसिल, वो जो है वो होना चाहिए आपके पास, वो भी आपने उसकी कॉपी भी साथ लगानी है। और लेकिन ये एक बात इधर मैं आपको बताता चलूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट में, पासपोर्ट में और इसके साथ साथ जो फर्दर डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, इन सब में आपका नाम, आपके वालिदैन का नाम और में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, और जो भी बंदा आपको बुला रहा है उसके नाम में।
ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर इनमें कोई चेंजिंग हुई, मिसाल के तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ और पासपोर्ट पे मुख्तलिफ हुआ तो आपके लिए इशू बन सकता है। इसलिए आपके नेम के स्पेलिंग और नेम एक जैसे ही होने चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट पे, पासपोर्ट पे और फर्दर दीगर डॉक्यूमेंट्स पे। उसके बाद कह रहा है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट ID कार्ड नंबर ऑफ द डिसीज पर्सन एंड हिज पेरेंट शुड बी मेंशन इन द डेथ सर्टिफिकेट। ID कार्ड अगर कोई आपका पेरेंट्स में से अगर कोई खुदा न खासा वफात पा जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगाना है। उसके बाद फिर से FRC का कह रहा है कम्प्लीटली प्रेजेंस ऑफ ऑल दी सन्स एंड पेरेंट्स विद कंप्लीट डिटेल इज़ मैंडेटरी। FRC में आपके तमाम बेटे और वालिदैन जो हैं उनका तमाम डेटा मौजूद होना चाहिए जो कि लाजमी है। उसके बाद पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कह रहा है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने साथ लगाना है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ। इम्पोर्टेंट नोट्स ये इसे जो है गौर से और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो खुद भी इसे अच्छे तरीके से रीड करिए। और इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट में सबसे पहले वो कह रहा है यूनियन कौंसल लेटर इन केस ऑफ मैनुअली इशूड सर्टिफिकेट एक्ट ऑफ सिविल स्टेटस इट इज़ पॉसिबल टू अटैच अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ यूनियन कौंसल ड्यूली अटेस्टेड विद द स्टैम्प सिग्नेचर एंड डेट। आपका जो भी आपने अपना सिविल स्टेटस बताया है उसके मुताबिक आपको जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपने लगाए हैं उसकी तस्दीक जो है वो आपने लाजमी करवानी है यूनियन कौंसल से। उसके बाद कह रहा है आल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनल एंड रिसेंटली अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने देने हैं। वो ज़रूर जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है आपका वहाँ उसके ऑफिस से ये डॉक्यूमेंट अटैच होने भी ज़रूरी हैं। उसके बाद कह रहा है आल डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इटालियन लैंग्वेज बाय वन ऑफ द ट्रांसलेटर नोन बाय द एम्बेसी ऑफ इटली इन पाकिस्तान। इसके बाद कह रहा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं उनकी मुकम्मल ट्रांसलेशन भी आपने इटालियन लैंग्वेज में साथ लगानी है और वो जो उसकी ट्रांसलेशन आपने करवानी है वो सिर्फ उन जगहों से करानी है जिन्हें इंडोर्स करती है इटालियन एम्बेसी। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेंट शुड प्रोवाइड कॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट इन पोजेशन, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, कॉपी पाकिस्तानी एंड इटालियन, कॉपी ऑफ रेजिडेंट परमिट। इसमें वो कह रहा है कि आपने अपनी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं पासपोर्ट की और ID कार्ड की, चाहे वो इटली का है या पाकिस्तान का है, वो भी साथ में लगाना है। इटली का जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो ही लगाएगा। उसके बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स विद इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Name, place of birth, date of birth, ID card number should match in all documents and with the valid passport in possession. Marriage registration date should match in निकाहनामा MRC। इसमें वो कह रहा है कि जो भी आपने अगर इनकम्प्लीट और नामुकम्मल आपने अगर कोई चीज़ आपने डॉक्यूमेंट साथ लगाया है या फॉर्म नामुकम्मल फ़िलअप किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने नाम और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और ID कार्ड शुड बी मैच। मैंने ये पहले भी आपको बात बताई है कि जो भी आपका नाम है वो उसकी जिस जगह पे आपकी पैदाइश है, डोमिसाइल है जो आपका, उसके साथ साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो और ID कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और बर्थ सर्टिफिकेट पे, ये तमाम चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। इनमें किसी किस्म का भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कह रहा है कि वो आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट में वो कह रहा है इन केस ऑफ लेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैरिड वुमेन द रजिस्ट्रेशन शुड हैव हर मिडन नेम।
इसके बाद वो कह रहा है कि अगर कोई मैरिड वूमेन है और उसने अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लेट रजिस्टर करवाया है, तो उसका जो मिडिल नेम है वो ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में वो कह रहा है, अटेंशन प्लीज़, द कौंसलर ऑफिस विल नॉट एक्सेप्ट इनकम्प्लीट, रॉन्ग, फॉर्ज और डैमेज डॉक्यूमेंट्स। इसमें वो कह रहा है कि किसी किस्म का भी फॉर्ज, कोई धोखाधड़ी का, कोई फ्रॉड का या कोई ख़राब पेपर आप अगर लगाएंगे फटा हुआ, तो वो एम्बेसी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 में आप देख रहे हैं एप्लीकांट डिटेल्स, कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि अगर एप्लीकांट, जो बंदा अप्लाई कर रहा है, उसने किसी को ऑथराइज़ किया है किसी दूसरे बंदे को, तो उसकी भी तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट में वो कह रहा है, इट इज़ मैंडेटरी टू इंडिकेट द रीज़न ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द इटालियन अथॉरिटी दैट शैल रिसीव दीज डॉक्यूमेंट्स। ये इसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लाजमी तौर पे इटालियन की जो अथॉरिटी है वो रिक्वायर करेगी आपसे। उसमें सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन फॉर दी सिटीज़नशिप, उसके बाद नंबर 2 पे आएगा बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद एक्ट ऑफ डाइवोर्स और उसके बाद अदर। इसमें से अगर किसी के साथ आपका लिंक नहीं बनता तो उसकी डिटेल्स आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बताना लाजमी होगा कि आप क्यों स्किप कर रहे हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने तमाम डिटेल्स जो भी इटली की गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड की हैं वो जान चुके हैं। ये जो तमाम डिटेल्स हैं ये अथेंटिक डिटेल्स हैं, और जो इसकी इटली की एम्बेसी है वहाँ से ये डिटेल्स स्पेशली आप लोगों के लिए मंगवाई गई हैं कि जब भी आपके नोला उस्ता वहाँ से जारी हो जाए डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम के तहत, तो आप उसके बाद आपको ये प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा। ये प्रोसीजर फ़ॉलो करने के बाद आपकी फ़ाइल की मुकम्मल जांच होगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपको वीज़ा जारी हो जाएगा। तो अब अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।